देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगेन क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 का मैं आपको बायो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था। और तो एक्चुअली जो फर्स्ट टॉपिक था लाइफ प्रोसेस का वो था न्यूट्रिशन, जिसमें से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है न्यूट्रिशन क्या है और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद फिर इसमें जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था उसमें आपको मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है, एक है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। अगर मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही आपको जानना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, और तो फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन जाननी है आपको, और फिर आपको जानना है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो स्टेप होते हैं, पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, ये ग्राना और स्ट्रोमा में होती है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें 3 टेस्ट हैं और फोटोसिंथेसिस का आपको फिगर बनाना है कि मतलब कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आफ्टर दैट फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 3 टेस्ट आपको जानने हैं। वो टेस्ट क्या क्या है कि CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सेकेंड इज सनलाइट एंड थर्ड इज द क्लोरोफिल। ठीक, ये सभी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ये भी एक टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड वो स्वयं उसके बॉडी में वो बना नहीं पाता है सिंपल मॉलिक्यूल से, और फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर? तो आप इंग्लिश मीडियम में एक स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a nutrition in which organism cannot make their food by the simple substances or molecules. For the food they depends on other organism. Clear? फिर आप इसमें क्या करेंगे, अब आपको देखिए डायरेक्टली जो आपके टॉपिक्स इसमें पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में, यानी कि मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और सेकंड मैंने आपको बताया था कि अमीबा में भी पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। देखिए ये चीजें कॉमन क्या है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूछे तो भी आप लिखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप? होलोजोइक। ठीक, और अमीबा में भी पूछे तब भी आप लिखेंगे कि अमीबा में भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक को भी यदि मतलब कैटेगरी पूछ ले तो आप लिखेंगे, सॉरी हेटरोट्रॉफिक का भी कैटेगरी पूछ ले तो आप लिखेंगे होलोजोइक। क्लियर? यानी कि मानव में और अमीबा में दोनों में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और दोनों में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई टाइप का होता है, तो उसमें कोई किस कैटेगरी का है? वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? इसका अर्थ है कि सॉलिड रूप में भोजन को अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करता है। फिर जब होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, या तो अमीबा हो या ह्यूमन बींग्स में, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं। ये क्रम से आपको नाम याद होना चाहिए। वो क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। पहला मैंने लिखा है क्या? इंजेशन, INGESTION, इंजेशन ऑफ फूड। मतलब भोजन को जब कोई भी जीव, मतलब सॉलिड फूड है, जैसे हम लोग हमारे दाल चावल डायरेक्टली अपने माउथ में से ग्रहण करते हैं, तो ये इंजेशन ऑफ फूड है, अंतग्रहण भोजन का हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अमीबा है, एक कोशिका वाला सेल है, तो बाहर से फूड को अपने बॉडी के अंदर जब रिसीव करेगा तो उसी को बोलेंगे इंजेशन ऑफ फूड। क्लियर? सेकेंड है डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब मान लीजिए खाना ग्रहण किया गया, ठीक, खाना ग्रहण करने के बाद फूड बॉडी में आ गया तो इंजेशन हो गया। फिर ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और ये फूड जो हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल रूप में होता है। तो पूरे बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस में मिलते हैं, और उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपने खाना खाया है वो जटिल रूप में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और उसको सिंपल रूप में उसको तोड़ देना, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। क्लियर? दो चीजें क्लियर हो गई। तो 5 स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, या आप कह सकते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का 5 स्टेप। कौन कौन से? पहला है इंजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन को बॉडी के अंदर ग्रहण करना। सेकंड है, अब भोजन को आपने बॉडी के अंदर ग्रहण कर लिया, पहला कंप्लीट हो गया इंजेशन। फिर क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल रूप में फूड है, इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा, सिंपल किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ने का प्रोसेस जो है, इसी को प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन ऑफ फूड। या आप कहेंगे कि जो फूड होता है वो वाटर इनसोल्युबल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको चेंज किया जाता है वाटर सोल्युबल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में, तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। क्लियर? द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इनसोल्युबल फॉर्म टू द वाटर सोल्युबल फॉर्म एंड सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर? दो चीजें कंप्लीट हो गई। एक में क्या हुआ? भोजन को बॉडी के अंदर लिया गया, दूसरा भोजन अभी जटिल है उसको सरल रूप में किया गया, वो हो गया डाइजेशन। थर्ड हो गया एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि ह्यूमन बॉडी के केस में आप जब देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या है, तो जो
एक्चुअली जो खाना मान लीजिए आपने खाया इंजेक्शन, फिर सिंपल में बदल गया एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, तो हो गया डाइजेशन। अब जो सिंपल में बदल गया है यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है या डाइजेस्टेड फूड है, वो ब्लड में मिलता है। ठीक है, ब्लड में मिलता है, तो ब्लड में मिलने का वो एब्जॉर्प्शन, उसको क्या बोला जाएगा? एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल और स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या ब्लड में वो मिलता है। क्या मिलता है? डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड में मिलेगा तो उसी को बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्लियर? तो 3 चीजें क्लियर हुई। इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। डाइजेशन ऑफ फूड, जो भोजन आपने शरीर के अंदर ग्रहण किया है वो जटिल रूप में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको सिंपल में तोड़ा गया, तो हो गया डाइजेशन। फिर आप जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है, जो सिंपल में टूट गया है, उसको ब्लड में मिलाया जाएगा। नॉर्मली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। ठीक, तो जब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिल रहा है तब उसको कह दिया गया एब्जॉर्प्शन। क्लियर? फिर है एसिमिलेशन। अब डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिल गया, जो भी चीज है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी फूड है, ब्लड में मिलने के बाद ये पूरी सेल में पहुंचता है, और सेल में पहुंचने के बाद जितनी हमारी बॉडी की सेल है, हर जगह फूड की नीड है, और वो सेल में पहुंचने के बाद उसका यूज होगा, उससे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनेंगे या उससे एनर्जी बनेगी, बहुत सी चीजें उसकी। तो जब सेल में डाइजेस्टेड फूड पहुंच जा रहा है और उसका सेल में यूज हो रहा है, उसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। क्लियर है? लास्ट है इजेशन। मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद कुछ मान लीजिए भोजन डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब भी होगा और वही सेल में पहुंचेगा, उसका एसिमिलेशन होगा, उसका यूज होगा। फ्यूचर में क्या यूज हो रहा है सेल में, ठीक। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में ही कुछ ऐसे भोजन का पार्ट होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मान लीजिए कुछ भी परसेंटेज है उसका, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको ही शरीर से बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको जब शरीर से बाहर निकाला जाएगा तो उसी को बोला जाएगा इजेशन। क्लियर है? तो ये 5 चीजें हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब इसमें से कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कोई भी एक स्टेप पूछ देगा, सिर्फ ले देगा इंजेक्शन, तो इंजेक्शन का मतलब क्या है कि फूड का इंजेक्शन, ठीक। पूछ देगा डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, या एसिमिलेशन क्या है, इजेशन क्या है। क्लियर? और फिर से मैं इस सभी को शॉर्ट में करता हूं। भोजन जब कोई भी एनिमल बाहर से ग्रहण किया अपने शरीर के अंदर तो हो गया इंजेक्शन। जटिल रूप में भोजन है और जटिल भोजन को सिंपल में कर दिया गया, वो हो गया डाइजेशन। फिर जो डाइजेस्ट फूड है जो सिंपल में हो गया उसी को बोला जाए डाइजेस्ट फूड। तो डाइजेस्ट जो फूड है वो ब्लड में मिलेगा, उसको बोल दिया गया एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में पहुंच गया है। डाइजेस्टेड फूड जब सेल में यूज हो रहा है तो उसको कह दिया गया एसिमिलेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड जो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ बचा रह गया है उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा, वो हो गया इजेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक। तो दोनों के केस में आपको जानना ये 5 चीजें होंगी, ठीक। अब एक को आज हम लोग थोड़ा सा आपको मैं आज बताऊंगा कि जो मेन लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, ये चीजें जानेंगे तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही आसानी से, कुछ लर्निंग पॉइंट आप जानेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, आपने देखिए अभी तक क्या जाना कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाता है, वो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको 2 जीवों में पढ़ना है, ठीक। एक पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में और दूसरा पढ़ना है अमीबा में। तो दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन है और होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है। क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फिर क्या है, अब ह्यूमन मानव में जब आप पढ़ेंगे तो 5 स्टेप यही होंगे। अब यदि आपसे पूछा जाए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स तो ये 5 स्टेप को लिखना है। क्लियर है? इसी में दूसरा वाला जो है डाइजेशन, इसी को थोड़ा डिटेल में आपको जानना है। अब फूड जो है हम लोग ग्रहण करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल फॉर्म में होता है। उसको क्या किया जाता है कि जो डाइजेस्टेड मतलब जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको सिंपल करने का मतलब मैंने आपको बताया कि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करना। तो जब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करने के लिए हमारे बॉडी में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका काम क्या है, जो हमने भोजन को ग्रहण करना और उसके बाद उसको सिंपल में तोड़ना फूड मटेरियल को। तो फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी देयर इज ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, तो भोजन को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने का अर्थ क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज कर दिया गया। क्लियर है? अब देखिए, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जब देखेंगे तो नॉर्मली इसको हम 2 पार्ट में इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये 2 पार्ट में, देखिए यहाँ मैंने लिखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट मान लीजिए आप एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक, और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक। अच्छा, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये यहाँ पे मैं फिगर आपको सिंपल में बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए हेड है, ये नीक है, गला है, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो माउथ से ही ऐसे एक नली होगी, ऐसे फूड की नली होगी ऐसे,
इधर आएगी, ठीक। और फिर यहाँ पे ये चौड़ा हो जाएगा, ये नली ऐसे चौड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक। चौड़ा होने के बाद फिर ये पतला हो जाता है, ठीक। और ये पतला होके फिर ऐसे बार बार ऐसे मुड़ा रहता है ऐसे, ठीक है। तो बार बार ऐसे पतली होगी, बार बार ऐसे मुड़ी रहेगी, बार बार मुड़ी रहेगी। अब मुड़ने के बाद फिर ये यहाँ पे थोड़ा आके ऐसे और चौड़ी हो जाएगी ऐसे, इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। ऐसे इससे चौड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक। फिर इधर से ऐसे मुड़ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ माउथ से नली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये माउथ भी एलिमेंट्री कैनाल का टोटल पार्ट है। तो माउथ से नली स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे नली पतली हो गई, फिर आई यहाँ पे और चौड़ा हो गया, फिर चौड़ा हो गया, इसके पीछे से गई, बार बार ऐसे कुंडली थे, बार बार क्वाइल्ड है, ठीक है, बार बार क्वाइल्ड है। क्वाइल्ड होने के बाद फिर यहाँ पे चौड़ी होगी, फिर देखिए चौड़ी होगी ऐसे इधर चलिए, ठीक। तो ये टोटल जो नली है ये फूड की, जिसमें फूड जो है पास होता है आगे की तरफ बढ़ता है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये टोटल माउथ से लेकर यहाँ तक पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? ये पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे तो आपको कितने पार्ट मेनली देखने को मिलते हैं, 5 पार्ट्स। क्लियर है? 5 पार्ट्स का नाम आपको जाना है। यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं, ये पहला पार्ट है, ये वाला मान लीजिए पहला है माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, माउथ और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेकेंड जो होता है पार्ट होता है आइसोफेगस, आइसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप भी बोल सकते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट है स्टमक, 4th पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 5th पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्रम एग्जाम में पूछ देता है कि एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो आप इसको क्लियर अपने माइंड में इसको फिट करिए। ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर है? अब एलिमेंट्री कैनाल तो ये पूरी नली है, एकदम कहीं वो पतली है, कहीं चौड़ी है, ठीक है, कहीं क्वाइल्ड है, बार बार ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 5 पार्ट देखने को, पहला ये हो गया, ये माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, माउथ, ठीक है। इसके माउथ इट्स स्ट्रक्चर जो दिया गया, इसका मतलब क्या है कि टीथ के बारे में भी जानना है आपको, टंग के बारे में, जो जीभ होती है उसके बारे में भी जानना है, ठीक है, टीथ और टंग के बारे में। तो ये पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर का अर्थ है कि माउथ के बारे में, और उसके बाद टीथ के बारे में भी आपको जानना है और टंग के बारे में। क्लियर? फिर यहाँ से फिर ये जो पतली नली यहाँ से माउथ से यहाँ से आ रही है, ये दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसका क्या नाम है, आइसोफेगस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आइसोफेगस। उसी का एक और नाम है फूड पाइप, ठीक। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा चौड़ा हो गया थोड़ा सा, तो ये तीसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टमक। इसको क्या बोलेंगे, स्टमक। फिर ये स्टमक भी पतला सा हो गया और बार बार यहाँ पे से क्वाइल्ड हो गया, ऐसे बार बार क्वाइल्ड हो गया इसके पीछे से, ठीक। तो इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा पार्ट। ये वाला जो पार्ट है उसको क्या है, चौथा पार्ट। और फिर ये जो पूरा यहाँ से ऐसे गया है चौड़ा पार्ट, पूरा यहाँ से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ चौड़ा हो गया है, फिर ये चौड़ा होकर ऐसे उल्टे यू आकार का मुड़ा, फिर इधर आ गया। तो ये टोटल ये पार्ट है 5वां पार्ट, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट हो गया माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, फिर ये फूड पाइप, ये चौड़ा पार्ट क्या हो गया, ये स्टमक, फिर ये क्वाइल्ड हो गया, पतला हो गया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो ये अभी आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसको आप ऐसे ही लर्न करिए। तो माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें टीथ के बारे में भी जानना है और टंग के बारे में भी जानना है। क्लियर? ये वाला पार्ट है आइसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर सबसे जो चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है स्टमक, देखिए सबसे चौड़ा है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला, और उसके बाद आएगा ये वाला लार्ज। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मैंने लिखा है DJI, D, J और I, ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए तो उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, तो ये नाम आपको सिर्फ याद करना है। तो पहला है D का अर्थ है डियोडिनम, J का अर्थ है जेजनम और I का अर्थ है इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं, D, J और I, डियोडिनम, जेजनम और आइलियम। क्लियर है? फिर आगे जो अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके आगे मैंने लिखा है CCR, 2 बार C फिर 1 बार R, ठीक है। तो इसका अर्थ है पहला है सीकम, दूसरा है कोलन और थर्ड है रेक्टम। क्लियर है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये नाम आपको ऐसे ही याद करने हैं। एलिमेंट्री कैनाल में 5 पार्ट है, माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, आइसोफेगस या फूड पाइप, और उसके बाद है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या बताया आपको 3 नाम, DJI, डियोडिनम, जेजनम और आइलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया आपको 3 C और R, तो सीकम, कोलन और रेक्टम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक। ये नाम ऐसे याद कर लिए। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो दूसरा पार्ट है, देखिए एक्चुअली ये एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और पूरा पार्ट है, वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 या 4 टाइप का मान सकते हैं। तो पहला है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर,
थर्ड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और चौथा है पेनक्रियास। ठीक है, ये नाम याद रखिए। यदि आपसे पूछेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का नाम लिखिए तो आप इस सबका लिख सकते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं, लीवर भी लिख सकते हैं, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड लिख सकते हैं और पेनक्रिया लिख सकते हैं। मैं उसका लोकेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट 1, 2 और 3, माउथ इधर और इधर, एक साइड में 3, मान ली इधर सर 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप की हैं। ठीक है, पहले का नाम है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड, या पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 1, 2, 3 इधर भी, 1, 2, 3 इधर भी, तो 3 पेयर। टोटल नंबर एक टाइप का जो होगा वो 2 होगा। पैरोटिड एक इधर है, एक इधर है। सिर्फ सबमैंडिबुलर एक इधर है, एक इधर है। सबलिंगुअल भी एक इधर है, एक इधर है। तो टाइप 3 ही है, लेकिन हर टाइप 2-2 पाया जा रहा है। क्लियर है? तो सेलिवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है टोटल पूछे तो 6 होती है। टाइप कितने होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। टाइप का नाम क्या है? सेलिवरी पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। एनी प्रॉब्लम हियर? ठीक। फिर दूसरा होता है लीवर। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आप नाम वगैरह जो चीजें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अपने माइंड में उसको क्लियर तरीके से रखिए कि आपको ये याद हो सके। ठीक, तो पहला हो गया आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। पहला हो गया सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड आपकी 3 टाइप की हैं और हर टाइप 2-2 है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। फिर लीवर। लीवर बॉडी में उसकी संख्या 1 होती है, ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक, अब आप कुछ चीजें याद करना लीवर के बारे में। लीवर में जो डाइजेस्टिव जूस बनता है या जो पाचक रस बनता है उसको बोला जाता है बाइल, हिंदी में उसको बोलते हैं पित्त। क्लियर? तो सेलिवरी ग्लैंड में एक्चुअली बनता है सेलिवा या लार जो होता है, ठीक है, माउथ में। फिर ये हो गया आपका लीवर। लीवर में बनता है बाइल। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बनता है गैस्ट्रिक जूस। अगला ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और लास्ट है पेनक्रियास। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में बनता है गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियास में बनता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन किसका? ये हो गया सेलिवरी ग्लैंड का। ठीक, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में। क्लियर? फिर यहाँ पे इधर की तरफ होगा ऐसे लीवर। ये यहाँ पे क्या होगा ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये है लीवर। ठीक है, और लीवर की ही बगल में होता है गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है स्टूडेंट कि लीवर, एक्चुअली लीवर में पित्त या बाइल बनता है और वो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। यदि आपसे पूछे कि पित्त कहाँ पे बनता है तो आप बताएंगे लीवर में। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पित्त या बाइल स्टोर कहाँ पर होता है तो आप क्या बताएंगे? गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पित्ताशय। क्लियर है? तो मैंने 2 ग्लैंड्स अभी तक बताई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला मैंने आपको बताया सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की हैं ह्यूमन बींग्स में और हर टाइप की संख्या 2-2 है, तो टोटल 6 हो गई। नेम क्या है उसका? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। क्लियर है? दूसरी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसमें बनता क्या है? डाइजेशन के लिए बनता है पित्त या बाइल बनता है, BILE बाइल। ठीक है, और ये पित्त या बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? उसके बगल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है गैल ब्लैडर या पित्ताशय, उसमें स्टोर होता है। क्लियर? फिर अगला जो है यहाँ पे एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या, एक्चुअली ये जो स्टमक है, ये स्टमक, इसी में ढेर सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ढेर सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। आपसे पूछे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कहाँ पाई जाती है तो स्टमक में। और जो सभी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अपना रस बनाती हैं भोजन को पचाने के लिए उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है? आइए पेनक्रियास है। पेनक्रियास यहाँ पर, ये देखते हैं इधर ऐसे डियोडिनम है, स्टमक के बाद डियोडिनम, तो यहीं पे ऐसे लीफ के लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे चौड़ा ऐसे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानेंगे ये जो पेनक्रियास होता है, मैं आपको सिर्फ मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें आप याद करेंगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा। ठीक, फिर से सभी ग्लैंड्स के बारे में सुनिए। देखिए, पहले आपको जानना है ह्यूमन, ये है आपका टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया टोटल 2 पार्ट है। एक है एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी नली है, ठीक, उसमें 5 पार्ट है, माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। दूसरा है आपका आइसोफेगस या फूड पाइप, और थर्ड है आपका स्टमक, और फिर फोर्थ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, उसका नाम सिर्फ आपको याद करना है कि वो क्या है, DJI, डियोडिनम, जेजेनम और आइलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स हैं, उसका नाम मैंने आपको बताया C और R। तो ये क्या है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इट इज क्लियर। फिर आपको दूसरी तरफ मैं ले आता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है। डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 टाइप की हैं। पहला है सेलिवरी ग्लैंड जिसमें सेलिवा बनता है या लार बनता है, और लार में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है टाइलिन।
ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, ये चीजें इससे अधिक आपसे मतलब यूपी बोर्ड में पूछने की संभावना नहीं है। तो आप सेलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की हैं, संख्या उनकी 6 है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअर। सेलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, वो सेलिवा या लार जो माउथ में बनता है उसको बनाती है, और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है टाइलिन एंजाइम, PTYALIN, टाइलिन, और ये स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। क्लियर है। सेकेंड ग्लैंड है लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में सुनिए, आप इसके बारे में लिखेंगे कि लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक, और इसमें बनता है भोजन को जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसमें बनता है आपका बाइल, या हिंदी में इसको बोलते हैं पित्त। क्लियर। और ये जो पित्त होता है ये बनता है लीवर में, लेकिन ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। क्लियर। अच्छा, इसके बारे में और भी आपको जानने की आवश्यकता है कि पित्त ऐसा डाइजेस्टिव जूस है या पाचक रस है जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। मुख्यतः इसका काम है डाइजेशन के लिए, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। यदि आपसे पूछे कि फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो आप बताएंगे पित्त। ठीक है, पित्त बनता कहाँ पर है, ये बनता है लीवर में, और स्टोर कहाँ पर होता है, गैल ब्लैडर में। क्लियर है। फिर अगला जो है वो ग्लैंड है, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की संख्या ढेर सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है जो स्टमक में होती हैं। ठीक है, और इनका नाम फिर नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा। अगला जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में सुनिए आप। पेनक्रियास जो है, देखिए पेनक्रियास, देखिए ये हो गया आपका क्या, सेलिवरी ग्लैंड, ये हो गया लीवर, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, और यहाँ पर हो गया आपका पेनक्रियास। ठीक, एक्चुअली पेनक्रियास का क्या होता है, ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सिर्फ एक ऐसी ग्लैंड है या ग्रंथि है जो मिश्रित है या मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट इंडोक्राइन होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, आप अभी ऐसे नाम याद कर लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की उस ग्लैंड का या ग्रंथि का नाम बताइए जो मिश्रित है, मिश्रित है मतलब कि वो क्या नाम है, मिश्रित, या उसको बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिक्स्ड। ठीक, तो वो एक ही ग्लैंड है मानव शरीर में जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि एक्चुअली जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो या तो एक्सोक्राइन है या तो इंडोक्राइन है, लेकिन एक ही ऐसी ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट इंडोक्राइन है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि पेनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट इंडोक्राइन है। ठीक है, एक्चुअली अब इसको समझिए। देखिए पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों पार्ट है। क्लियर है। अच्छा, जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, ENDOCRINE, इंडोक्राइन पार्ट, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आपसे पूछे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट में पाई जाती हैं। किसके इंडोक्राइन पार्ट के, किसके इंडोक्राइन पार्ट में, पेनक्रियास के। अब पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। क्लियर है। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही यहाँ पे अल्फा बीटा डेल्टा कुछ सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, ये बनाती है हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये सभी कहाँ पे बनते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ये कोशिकाओं का समूह होता है। क्लियर। तो पेनक्रियास के बारे में आपको क्या जानना है कि पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का अर्थ क्या है कि कुछ पार्ट इसका एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट इसका इंडोक्राइन है। क्लियर। और दो पार्ट हो गए, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन पार्ट में क्या पाया जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही दो हार्मोन का नाम आप याद करिए, दो हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है ग्लूकागॉन हार्मोन। क्लियर। फिर एक्सोक्राइन जो पार्ट है इसका, इसमें बनता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स, फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनते हैं। ये कहां पे बनते हैं, पेनक्रियास की किस पार्ट में, एक्सोक्राइन पार्ट में। क्लियर है। तो डिफरेंस आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। फिर से पेनक्रियास के बारे में आप सुनिए। मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियास होता है वो मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है, क्योंकि कुछ इसका पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट इसका क्या है, इंडोक्राइन। क्लियर है। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन दोनों पार्ट है पेनक्रियास में, इसीलिए इसको कहा जाएगा मिक्स ग्लैंड, यानी कि दोनों का पार्ट पाया जाएगा। फिर आपको इसमें ये जानना है कि जो इंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, ENDOCRIN, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन पार्ट में ही पाया जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हार्मोन्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के। इसमें दो आप मुख्य याद कर सकते हैं, एक का नाम है इंसुलिन हार्मोन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब व्यक्ति को डायबिटीज या शुगर या मधुमेह का रोग हो जाता है। क्लियर।
फिर जो इंडोक्राइन पार्ट है, सॉरी ये तो इंडोक्राइन पार्ट का, दूसरा एक्सोक्राइन, जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें बनता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स बनते हैं। और पेनक्रियास ही हमारे बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट कर सकती है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट कर सकती है, तो आप क्या नाम लिखेंगे? पेनक्रियास। ठीक है, फिर से मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 4 टाइप की हैं। कितने टाइप की? 4। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया 3 टाइप की हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तीनों की संख्या, एक की संख्या 2-2 है, तो टोटल हो गई 6। इसमें बनता है सैलिवा, और सैलिवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। ये क्लियर हो गया। दूसरा है लीवर। लीवर में बनता है बाइल, और लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर में बाइल बनता है लेकिन वो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। फिर और बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनते। जैसे लार में आपने देखा एक एंजाइम होता है, मतलब सैलिवा में, उसको क्या बोला जाता है? टायरिन एंजाइम। ऐसे ही लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं बनता, ये सिर्फ फूड मटेरियल का या फैट जो पदार्थ होते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फिर है आपका क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी एक टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, और ये क्या करती हैं? ये स्टमक में पाई जाती हैं। ये इसमें HCl बनने वाली भी सेल्स होती हैं, और इसमें एक प्रोटीन को पचाने वाली भी कई भी सेल्स होती हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को बनाते हैं। यानी कि इसको जानना, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में पाई जाती हैं। फिर पेनक्रियास। पेनक्रियास एक ही ग्लैंड है बॉडी में जो मिक्स्ड है, इंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन रिलेटेड है, वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेनक्रियास का, उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और इसी में ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक नॉलेज था, और फिर 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। कोई आपको कंफ्यूजन है तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।